21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट में 20-20 क्वेश्चन आ रहा है। आप फर्स्ट सेट नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे वहाँ, या मेरे यूनिक नॉलेज चैनल पर जाकर और वहाँ देख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर जो है 21 नंबर में क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 20 तकले तो उस सेट में हो गया है। कह रहे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि ये जो परमाणु है, हम आपको परमाणु थोड़ा दिखा दें। ये जो परमाणु है, परमाणु एक खोखला गोलाकार होता है। ये परमाणु है आपका। अब इसके अंदर जो होते हैं, एक चीज़ बता देते, इसके अंदर 3 कण होते हैं। ठीक, 3 कण। एक और इसके अंदर जो नाभिक बनते हैं, एक और नाभिक होते हैं इसके अंदर, उसमें आपका हो जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ये बाहर नहीं होता है, अंदर ही होता है। और यहाँ जो साइड में आपको इसके चक्रण के रूप में दिखाया जाता है, यानी इसका जो गतिशील होता है हमेशा कण, वह होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जिसे ई से बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि गतिशील कौन होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों नाभिक के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो गतिशील कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। आयन किसे कहते हैं? देखिए जल्दी जल्दी समझते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, यानी प्लस और माइनस। ये 2 प्रकार के आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। अब आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन की आवेश कैसी होती है, तो माइनस होती है, और प्रोटॉन की प्लस होती है। न्यूट्रॉन का 0 होता है, जिसे आवेशहीन भी कहते हैं। और ये परमाणु का आकृति आपके सामने है। परमाणु कैसा होता है? खोखला गोलाकार होता है। तो 21 का आंसर सही डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले हम सभी का देख लेते हैं, उसके बाद में अपने आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का बोले ऊर्जा का बोले और कार्य का बोले, ऊष्मा का बोले, तो इसका क्या होता है? जूल होता है। जूल होता है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों तो हो गया, तो कौन सा बच गया? आवेश। तो आवेश का क्या हो जाता है आपका? एम्पियर घंटा मात्रा किसका होता है? आवेश, यानी बी नंबर सही आंसर इसका बी नंबर होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर विद्युत आवेश है, इसके आगे अगर विद्युत लगा दे, विद्युत आवेश लगा दे इस तरह से, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश लगा दे, तब इसका मात्रक पूछे तो क्या होता है? कूलम होता है इसका। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। 23 नंबर क्वेश्चन में आइए। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो इसमें सिंपल है, जूल प्रति सेकंड होता है। कौन होता है? जूल प्रति सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा ये मूल मात्रक में आता है, फंडामेंटल यूनिट में। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और वोल्ट किसका मात्रक है? शक्ति का। अभी हम आपको दिखाएं ऊपर, शक्ति का। ये आप सब लिख लीजिएगा, सभी ऑप्शन का हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ये शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट जो होता है ये शक्ति नहीं, ये सॉरी, वाट का ये जो होता है ना, इसको हटा देते हैं। वाट जो होता है, यानी डी नंबर में जो है वाट, ये होता है शक्ति का। शक्ति का ये होता है। और वोल्ट का जो पूछ रहा है कि वोल्ट का क्या होता है, तब विद्युत वाहक होता है। वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत वाहक का। विद्युत वाहक, विद्युत वाहक का मात्रक वोल्ट होता है। ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम होता है प्रतिरोध का। पता भी होगा आपको, प्रतिरोध। प्रतिरोध का। अगला देखते हैं, ग्लोब
वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो नहीं होता है। और ये देखिए, ये NH3 अमोनिया का सूत्र है और नाइट्रोजन ये नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, बस इतना। 26 नंबर क्वेश्चन में, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, शरीर में जो भोजन का पचना है वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया होता है। उपचयन अभिक्रिया, या ये अगर ऑप्शन में आपको नहीं मिले तो उसे वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। वो नहीं मिलता है तो ध्यान में रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया भी मिलेगा आपको, तो इसको लगा देना है, वियोजन अभिक्रिया। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। तो उपचयन अभिक्रिया जो होता है इसमें, इसका देखिए, इसमें क्या होता है उपचयन अभिक्रिया में कि ऑक्सीजन को बचाया जाता है और हाइड्रोजन का ह्रास किया जाता है। और अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन को ख़त्म कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को ख़त्म करके हाइड्रोजन को बचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग भोजन अपने मतलब खाते हैं तो उसका पाचन जो होता है वो ऑक्सीजन के माध्यम से होता है, न कि हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन एसिडिटी तो अंदर होती है, तो उसके वो जो होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एंजाइम के कारण, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि एंजाइम के कारण जो होता है, एंजाइम के कारण ये सब भोजन का पचन यानी छोटे छोटे टुकड़े में बांटा जाता है। संयोजन अभिक्रिया क्या है इसे समझ लीजिए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर इसका निर्माण करते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये कोई अभिक्रिया है, यहाँ हम A और प्लस B लिख देते हैं, A प्लस B, A प्लस B, और ये अभिक्रिया का सीन है, और यहाँ C प्लस D। तो ये जो है ना, ये इस लेफ्ट साइड का जो होता है ये अभिकारक कहलाता है, यानी रिएक्टेंट बोलते हैं इसे। और ये राइट साइड में जो होता है इसे प्रोडक्ट कहते हैं, यानी प्रतिफल कहते हैं। तो ये मिलकर निर्माण करता है। विस्थापन अभिक्रिया थोड़ा सा देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, यानी एक तत्व दूसरे तत्व की सहायता से एलिमेंट जो होता है उसे विस्थापित करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, दोनों में तो पाचन उपचयन में हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। देखिए, कली चूना पर जब जल को हम डालते हैं, पहले कली चूना का जो फार्मूला होता है वो होता है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब जल डाला जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यहाँ कह रहे हैं कि ऊर्जा का उष्मा शोषी, ये गलत है, उष्मा शोषी नहीं, उष्मा क्षेपी होता है, यानी इसमें ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। विस्फोटक अभिक्रिया में क्या होती है? आवाज़ होती है, वो अभिक्रिया जहाँ ब्लास्ट करने के लिए किया जाता है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो देखिए आप श्रेणी एक याद रखिएगा, धातु में पूछ दिया तो 1 नंबर पे क्या आता है? चांदी, दूसरा पर आता है कॉपर, और तीसरा पर आता है एल्युमिनियम। ये आप ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 नंबर पर कौन है? चांदी। चांदी नहीं होता तो कॉपर को लगाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जहाँ जल बोलेगा ना तो आप ध्यान रखिएगा ये सूत्र होता है CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और ये कली चूना का सूत्र है। देखिए अभी हम ऊपर लिखे हैं कली चूना, यहाँ लिखे हैं देखिए 27 नंबर में कली चूना का सूत्र, तो ये है कली चूना का सूत्र। और ये कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है, कैल्शियम क्लोराइड।
चलिए आगे आ जाते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होता है? तो सिंपल ध्यान में रखिएगा, दो चीज़ आपको मिलेंगे, एक एसिड मिलेगा, एसिड जिसे अम्ल कहते हैं, एसिड, एसिड मिलेगा आपको जिसे अम्ल कहते हैं, और एक बेस मिलेगा जिसे क्षार कहते हैं, बेस, क्षार। दोनों का कंडीशन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखिए तो क्या करता है इसमें, एसिड क्या है, नीला को लाल कर देता है, और यानी अम्ल लाल, नीला को लाल कर देता है, और वेस यानी क्षार जो होता है लाल को नीला कर देता है। तो देख रहे हैं आप, एक चीज़ और देखिएगा, समझिए यहाँ कि स्केल जो है पीएच स्केल, ये पीएच स्केल जो है, हम आपको दिखा रहे हैं, पीएच स्केल जो है इसका मान 1 से 14 तक होता है, 1 से 14 तक होता है। 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। तो 7 से पहले वाला क्या होता है, 7 से पहले वाला आपका अम्ल होता है, और 7 से पहले वाला जो होता है आपका एसिड होता है, और 7 से बाद वाला जो आपका होता है ये होता है आपका, ध्यान रखिएगा, 7 से बाद वाला जो होता है ये होता है आपका क्षार, 7 के बाद वाला जो होता है क्षार होता है, यानी बेस बोलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लाल से, लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, तो आप 7 से ऊपर वाला जो आंसर है लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 नंबर में 11 है और 2 नंबर में पीएच मान 10 दिया हुआ है, और यहाँ डी नंबर में दे रहा है दोनों, तो 7 के ऊपर वाला सभी हो जाएगा, यानी दोनों। अगर केवल 10 रहता तो उसको लगाते, या ऊपर 8 रहता बाकी सब नीचे रहता तो उसको लगाते। यानी इतना याद रखना है, अम्ल नीला को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? तो 3 चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा। एक मिलेगा आपको एल्केन, एल्केन, दूसरा मिलेगा एल्कीन, एल्कीन, और तीसरा मिलेगा एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन मिलेगा, ये 3 नाम आपको मिलेंगे। तो यहाँ एल्काइन के बारे में ही पूछ रहा है, तो ये कौन सा होता है, एक बंधन बनाता है, यानी एल्केन जो होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये अभी बता रहे हैं इसके बारे में, इतना के बारे में। एल्केन जो होते हैं एक बंधन, एल्काइन जो होता है 2 बंधन बनाता है, और एल्कीन जो होता है 2 बंधन, और एल्काइन जो होता है 3 बंधन बनाता है, त्रिबंधन। एन, इन, आइन, ये तीनों का नाम है। जब एल के साथ इसका बॉन्ड जुड़ता है तो एल्केन, एल्काइन, एल्कीन इस तरह से बनता है। तो पहले तो आंसर आपका निकल गया यहाँ कि एल्काइन कैसा बंधन बनाएगा, तो त्रिबंधन बनाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा आपका, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये तो आपको निकल गया। लेकिन एक चीज़, इन सभी का अगर सूत्र आपसे पूछ दे कि एल्केन का सूत्र, एल्कीन का सूत्र, एल्काइन का क्या होता है, तो ध्यान में रखना है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है, तो CnH2n+2, ये आपका सूत्र हो जाता है एल्केन का। और उसके बाद में एल्कीन में आते हैं तो ये 2 केवल हट जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, CN, तो
तो देखिए क्या हो जाएगा, एल्केन का CnH2n+2 हो जाता है। एल्कीन का क्या हो जाता है, CnH2n। और एल्काइन का क्या हो जाता है, CnH2n-2। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखिएगा। अगर एल्काइन का बॉन्ड पूछा तो 3, एल्कीन का पूछेगा तो 2, और एल्केन का पूछेगा तो 1। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ये सब जानते हैं, ये ए नंबर हो जाएगा। अगर चीनी का पूछेगा तो चीनी में यहाँ 12 हो जाता है, और यहाँ 22 हो जाता है, यहाँ 11 हो जाता है। ये मेथेनोइक अम्ल का है, चाहे मेथिल अम्ल कहते हैं। और CHCl3 जो दिया है, ये जो सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म का होता है। क्लोरोफॉर्म का ये सूत्र है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। क्लोरोफॉर्म का ये फार्मूला हो जाता है, और ये मेथिल एल्डिहाइड में इसको यूज किया जाता है। चलिए आगे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो अपमार्जक होता है, ये तो सबको पता है, अपमार्जक होता है। प्लास्टिक कैसा है जी, अक्रिस्टलीय में आता है। रबर भी अक्रिस्टलीय पदार्थ में आता है। साबुन और अपमार्जक में हम अंतर बता चुके हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ कर है कि CHO क्रियाशील मूलक किसका है, तो ये एल्डिहाइड का होता है। एल्कोहल का क्या होता है, तो एल्कोहल का OH होता है। इतना ध्यान रखना है। इसके आगे ना एक बॉन्ड लग जाता है, ये जो हम लोग लिखते हैं, जो भी सूत्र लिखते हैं उसके आगे एक बॉन्ड लग जाता है। जो भी सूत्र लिखिएगा बॉन्ड के जैसा हो जाता है, बॉन्ड लगा देते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा। इसका ये कीटोन का पूछेगा तो क्या हो जाता है, C+O। कीटोन का ये होता है क्रियाशील मूलक। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं पर जाने की बाएं से दाएं तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, जाने पर क्या होती है, तो ये देखिए घटती है। इतना ध्यान रखिएगा। 35 का ए नंबर घटती है। 36 नंबर क्वेश्चन में आइए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। अधातु गुण के आधार पर, तो सबसे पहले इसका देखते हैं। देखिए लिथियम का क्या होता है, परमाणु संख्या 3 होता है, और इसका 8 होता है। ऑक्सीजन का, कार्बन का 6 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, और फ्लोरीन का 9 होता है। अब इसके आधार पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता होगा तो आप आसानी से देख लेंगे। हम थोड़ा सा आपको निकाल के यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए लिथियम को यहाँ ले लिए, Li, लिथियम। देखिए तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। लिथियम का 2 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 6 हो जाएगा, कार्बन का 2 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 नंबर पर ये बेरिलियम का हो जाएगा 2 और 2, और फ्लोरीन का हो जाएगा 2 और 7। अब इसमें देखेंगे कि कार्य के बढ़ते क्रम, तो अंतिम में सबसे छोटा कौन प्रदर्शित कर रहा है, तो सबसे पहला 1 नंबर में कौन है, लिथियम, तो यहाँ ये ऑप्शन लग रहा है। दूसरा बेरिलियम है, तो यहाँ देखिए बेरिलियम। तीसरा कार्बन है, 4 है, तो देखिए कार्बन। फिर अब देखेंगे 4 के बाद में कौन आएगा, 6 आएगा, तो ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन। इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर। सिलिकॉन क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिलिकॉन क्या है, तो ये उपधातु है। उपधातु की संख्या वर्तमान में अभी 8 है, ध्यान रखना है। अधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातुई चमक नहीं पाई जाती है। धातु किसे कहते हैं, जिसमें अद्भुत चमक और चोट सहने की शक्ति पाई जाती है, तन्यता भी होती है, उसे धातु बोलते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो देखिए धनात्मक किसे कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर 3 तक जो तत्व आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम में इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करते हैं और धनात्मक कहलाते हैं। उससे ऊपर वाला ऋणात्मक कहलाते हैं।
तो जब हम कार्बन का बनाए थे तो देखिएगा, कार्बन का यहाँ अभी हम बनाए थे तो कार्बन का कितना आ रहा था, अंतिम में 4 आ रहा था, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में हो जाता है, इसलिए उसको हटाइए। क्लोरीन का बनाइएगा तो कितना आ जाएगा, क्लोरीन का 2, 8, 7, तो अंतिम में देख रहे हैं कि 3 से बेसी आ गया, यानी ऋणात्मक है, हमें धनात्मक चाहिए। फास्फोरस का भी कितना आ जाएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा, यानी सोडियम का कितना आएगा, फास्फोरस का भी निकाल कर देख लीजिए। तो इसका 2, 8 और 5 ऊपर आ गया। इसका देखिए कितना आ जाएगा, 2, 8 और 1, देख रहे हैं ना, 3 के अंदर आ गया इसका 1, तो इसलिए ये क्या है आपका धनात्मक कहलाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में, उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा नदी का बांध है, कौन सा नदी पर है, तो ये आपका है भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर, कौन सा नदी पर है, भागीरथी नदी पर। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 40 नंबर है। आइए अंतिम क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में रखा जाता है, तो सबको पता है सोडियम को रखते हैं, Na को, सोडियम को किसको रखा जाता है, Na को, सोडियम को। बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ अभी 21 से 40 क्वेश्चन तक लगाएं, यानी 20 क्वेश्चन लगाएं। आपका एक्यूरेंसी कैसा रहा, कैसा ये सेट आपको लग रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसी तरह सेट आपको एग्जाम तक मिलेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।